डियर आसिफ सर, ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को हल किया जाएगा। वे लोग जो क्लास में नए हैं या क्लास को रेगुलर नहीं देखते हैं, उनको एक बात बता दूं कि अध्याय 1 वास्तविक संख्या से संबंधित 2 क्लास हो चुके हैं। एक क्लास में अध्याय 1 वास्तविक संख्या से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर डिस्कस किया गया है। दूसरी क्लास में प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को हल किया गया है। मैं सजेस्ट करता हूं कि आप इस क्लास को देखने से पहले उन दोनों क्लासेस का स्टडी पहले जरूर जाकर कर लें। इससे आपको पूरी बात समझ में आएगी। उन दोनों क्लासेस के वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, या आप इस वीडियो के आई बटन में देखें, उनका वीडियो दिख रहा है, वहां से जाकर देख लें। अब क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। नीचे कुछ संख्याएं दी गई हैं, जैसे 140, 156, 3825, 5005, 7429। इन सभी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इससे पहले हमें समझना है कि गुणनखंड क्या होता है, किसी संख्या का गुणनखंड क्या है। गुणनखंड को सबसे पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद में अभाज्य गुणनखंड को समझेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या है, इसको कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, किसी भी संख्या का गुणनखंड वह संख्या होती है जो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है। आइए कुछ उदाहरण लेकर समझते हैं। एक संख्या जैसे 12 आप लीजिए। अब 12 का गुणनखंड वे सभी संख्याएं होंगी जो 12 को पूर्णतः विभाजित कर देंगी। तो आइए, 12 को कौन कौन सी संख्या है जो पूर्णतः विभाजित कर सकती है। तो सबसे पहले तो 1 है। 1 को 12 को पूर्णतः विभाजित कर सकता है। अब 12 को और कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित कर सकती है? तो 2 इसको पूर्णतः विभाजित कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, 6 कर सकता है। उसके बाद 12 स्वयं को विभाजित कर सकता है। अतः 12 की गुणनखंड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। तो आपको गुणनखंड के बारे में समझ में आ गया है कि गुणनखंड वह संख्या है जो किसी संख्या को पूर्णतः पूरा विभाजित कर देता है। अब है बात यहां पर अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है और कैसे अभाज्य गुणनखंड लिखा जाता है? तो देखिए, किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। फिर से सुनिए, किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। आइए फिर संख्या 12 को लेकर ही हम समझते हैं। अब 12 को अभाज्य संख्याओं की गुणनफल के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले आपको 12 को एक अभाज्य संख्या से विभाजित करना होगा, एक छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित करना होगा। तो 12 किस अभाज्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा? तो 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 एक अभाज्य संख्या है, न्यूनतम अभाज्य संख्या है, तो इससे ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 2 छके 12। अब फिर आगे हम देखेंगे कि 6 किस न्यूनतम अभाज्य संख्या से विभाजित हो रहा है। तो 6 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 2 दूतिया 6, और 3 खुद से विभाजित हो जाएगा, जो कि एक अभाज्य संख्या है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या का अगर आपको अभाज्य गुणनखंड लिखना है, तो उस संख्या को आपको सबसे पहले न्यूनतम अभाज्य संख्या से विभाजित करना होता है। फिर विभाजित करने के बाद में जो संख्या बचता है उसको फिर न्यूनतम अभाज्य संख्या से विभाजित करना होता है। ऐसे हम स्टेप को आगे बढ़ाते चले जाते हैं और लास्ट में आप देखेंगे कि 1 आ जाएगा। तो यहां पर जो ये सभी अभाज्य संख्या है, जैसे कि 2, फिर ये 2, फिर ये 3, तो इसी को अब आप यहां पर लिखेंगे, जैसे कि 12। अब 12 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाएगा। तो 12 बराबर अब लिखा जाएगा 2 गुना 3। अब इसमें जितनी भी संख्याएं लिखी गई हैं, ये सब के सब अभाज्य संख्याएं हैं, कोई इसमें भाज्य संख्या नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको यहां पर गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड के बारे में समझ में आ गया होगा। अब चलिए, जो प्रश्न में संख्याएं दी गई हैं उनकी हम अभाज्य गुणनखंड को लिखते हैं, उनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। तो देखिए, पहली इसमें संख्या है 140। तो अब आप क्या करेंगे? लिखेंगे नीचे 140 की अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में निरूपण। इतना लिखने के बाद में अब आप नीचे लिखेंगे 140 बराबर। अब क्या करेंगे? इधर कहीं भी बगल में, इसके जस्ट दाहिने साइड में 140 को आप लिखेंगे। और अब आपको सोचना है कि 140
कौन सी न्यूनतम अभाज्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो देखिए अब इसके लिए आपको विभाजता का नियम याद होना चाहिए, तभी आप फटाफट यहाँ पर जो है कर पाएंगे। तो जिनको विभाजता का नियम याद नहीं है वो हमारे वेबसाइट डियर आसिफ सर पर विजिट करके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप जाकर उसको जरूर देख ले यदि आपको याद नहीं है तो। अगर याद है तो तब ठीक है। अब देखिए इस संख्या के लास्ट में 0 है, तो जिस संख्या के लास्ट में 0 हो, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अतः यह 140 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लेकिन अब हमें देखना है कि जिन संख्या से हम विभाजित कर रहे हैं वह संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं। तो 2 से जब इसको विभाजित कर रहे हैं तो 2 एक अभाज्य संख्या भी है, अतः आप, और वो भी न्यूनतम अभाज्य संख्या है, तो हमें न्यूनतम अभाज्य संख्या से ही विभाजित करना है। अतः आप 140 को सबसे पहले 2 से विभाजित करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2 7 14 और फिर 0 उतर जाएगा। फिर अब आपको देखना है कि ये 70 जो है किस न्यूनतम अभाज्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो इसके भी इकाई स्थान पर यानी कि 1j प्लेस पर इकाई के स्थान पर 0 है, तो यह भी आपको 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अतः आप इसको भी 2 से विभाजित करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2 3 6 और 2 5 10 यानी कि 35 यहां पर आ जाएगा। फिर अब आपको देखना है कि 35 इस न्यूनतम अभाज्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो 35 2 से नहीं विभाजित होगा क्योंकि शर्त के मुताबिक इसके इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 से विभाजित होगा या नहीं, क्योंकि 2 के बाद जो अभाज्य संख्या है वो 3 है, तो 3 से यहां पर जांच करेंगे। तो अब 3 से विभाजता का नियम आपको याद होना चाहिए। सभी अंकों को आप जोड़िए, 3 5 8 आया, 8 3 से नहीं कटेगा तो यह संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। मैं यहाँ पे विभाजता के नियम को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं जैसे कि बताया कि आपको उसके लिए मेरे वेबसाइट पर विजिट करना होगा या उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहां से जाकर उसको देख लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो 3 के बाद में अब देखना है हमारा अगला अभाज्य संख्या कौन है। 4 तो है नहीं, तो 4 के बाद 5 यानी कि 5 है। अब देखना है कि 5 से ये कट सकता है या नहीं, तो इसके इकाई स्थान पर 5 है, अतः ये 5 से कट जाएगा। तो अब इसको 5 से काट देंगे, 5 7 35। अब देखना है कि 7 किस अभाज्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो 7 खुद एक अभाज्य संख्या है और यह खुद से विभाजित हो जाएगा, अतः 7 एकम 7। लास्ट में आपका 1 आ गया। अब यहाँ पर हमारा ये जो है विभाजन करने का प्रक्रिया बंद हो गया। अब ये जितनी भी संख्याएं यहाँ पर आई हुई 2 2 5 और 7 ये सब के सब अभाज्य संख्याएं हैं, इन्हीं को आपको गुणनफल के रूप में सजा देना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 140 बराबर 2 गुना 5 गुना 7। अतः यही सब संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं और 140 की जो है अभाज्य गुणनखंड भी कहलाएंगे। अब नीचे आप इसको एक लाइन और लिख सकते हैं या फिर आप यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। अब क्या किया गया, जैसे कि 2 आपका 2 बार आया हुआ है तो इस पर पावर 2 कर दिया गया। आप ये कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर ये पहला लाइन ही छोड़ देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, या फिर आप ऐसे कर दीजिए, थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाता है। अब इसी तरह आपको लेकर चलना है 156 को। तो देखिए 156 को भी अब आप इसी तरह विभाजित कीजिए और आप लिख दीजिए। तो 156 को फिर यहाँ पर हम देख लेते हैं ये किन की अभाज्य संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। तो ये आपको 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 है, 2 7 14 और 2 8 16। फिर 78 है, फिर 78 भी आपके 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 2 9 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 में से कोई नहीं है। तो अब 2 के आगे अभाज्य संख्या कौन है, 3 है। तो अब देखना है 3 से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 3 9 12 12 आया, इसका जोड़ मैंने सभी अंकों का योग 12 आ रहा है और 12 3 से विभाजित है, अतः यह 39 जो है 3 से विभाजित हो जाएगा। तो इसको 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 3 3 9। अब ये 13 है, 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, ये किसी से कटेगा नहीं, खुद से कट जाएगा। तो 13 को 13 से काट देंगे, 13 एकम 13। अब ये जितनी भी ये संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं, यही जो है 156 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे जाएंगे। तो इन्हीं को यहां से उठाना है और देखिए यहां पर लाकर गुना के रूप में लिख दिया गया, यानी कि 2 गुना 2। पहले इस 2 को लिखा गया, फिर इस 2 को, उसके बाद में 3 को, फिर उसके बाद में 13 को लिखा गया। और यहां पर भी देखिए फिर ये 2 जो है आपको 2 बार आया हुआ है, इसलिए नीचे जो है 2 पर पावर 2 कर दिया गया है और फिर उसके बाद 3 और उसके बाद 13। फिर इसी तरह आप आगे बढ़ेंगे तो 3825 को आपको करना है। तो फिर आप 3825 को विभाजित कीजिए। अब देखिए 3825 कौन सी न्यूनतम अभाज्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो 2 से तो ये कटेगा नहीं क्योंकि शर्त के मुताबिक विभाजता के नियम के मुताबिक इसके इकाई स्थान पर ना ही 0 है, ना ही 2 है, ना ही 4 है, ना ही 6 है, ना ही 8 है। तो अब चेक करेंगे 3 के लिए, तो इस सभी अंकों को जोड़िए, 3 8 11 और 11 2 13 और 13 5 18 आ रहा है और 18 3 से कट जाता है, अतः यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 से इसको विभाजित कर दीजिए, 3 एकम 3, उसके बाद 3 दूना 6 और 3 7 21 और 3 5 15। अब देखिए 1275 आया। तो 1275 अब देखिए कि 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 2 1 3 और 7 10 5 15, 3 से कट जाएगा ये भी। फिर 3 से काटिए, 3 चौका 12, 3 दूना 6 और 3 5 15। अभी 425 को देखिए ये 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो 4 2 6 और 6 5 11, 11 आया इसका योग, 11 3 से विभाजित नहीं है, अतः 425 3 से विभाजित नहीं होगा। तो देखिए इसके इकाई स्थान पर 5 है, तो ये 5 से तो कट जाएगा क्योंकि 3 के बाद आने वाला अभाज्य संख्या 5 ही है। ये 5 से कट रहा है, 5 से काट दीजिए, 5 8 40 और यहाँ पर हो गया 50 25।
अब ये 85 फिर आपको 5 से कट जाएगा 17 बार में, तो 17 यहाँ पर कर दीजिए। अब चूंकि 17 खुद एक अभाज्य संख्या है तो इसको उसी से काट दीजिए, 17 कम 17 हो जाएगा। अब यहाँ पर जितनी भी अभाज्य संख्या है इसी को गुणा के रूप में लाकर लिख दीजिए, तो यही सब 3825 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हो जाएंगे। तो लिखा जाएगा 3825 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में निरूपण। अब नीचे उस संख्या को लिखिए 3825 और बराबर देकर अब इन सभी संख्याओं को लाकर यहाँ पर सजा दीजिए। देखिए आपको यहाँ पर 5 फिर 5 फिर 3 फिर 3 फिर 17 लिखा गया है। देखिए ये 5 को सबसे पहले यहाँ पर लाकर लिखा गया है। आप चाहे तो 3 को भी पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप गुणा के में क्रम को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए 2 5 आपका इसमें आया हुआ है, तो यहाँ पर भी 2 5 आपने लिख दिया और उसके बाद में 3 जो है 2 बार आया हुआ है, तो 3 को 2 बार आपने यहाँ पर गुणा के रूप में लिख दिया और 17 एक बार आया हुआ है तो आपने 17 को भी यहाँ पर एक बार लिख दिया। अब चूंकि 5 यहाँ पर 2 बार आया हुआ है इसलिए 5 पर पावर 2 कर दिया जाएगा और 3 2 बार आया है तो 3 पर पावर 2 कर दिया जाएगा और 7 एक बार आया है, 17 एक बार आया है तो 17 को यहाँ पर एक बार लिख दिया गया है। अब आगे आपका है 5005, तो यहाँ पर भी उसी तरह आपको करना है। अब 5005 को आपको विभाजित करना है किसी अभाज्य संख्या से। देखिए 5005 किस अभाज्य संख्या से विभाजित हो जाता है? 3 से तो विभाजित होगा नहीं क्योंकि 500 5 10 हो जाएगा, 10 3 से विभाजित होगा नहीं, 2 से तो होगा नहीं। अब 5 से चेक करते हैं, तो इकाई स्थान पर 5 है तो ये 5 से कट ही जाएगा, 5 से इसको उड़ाइए, 5 एकम 5, यहाँ पर हो गया 0, फिर यहाँ पर हो गया 0, फिर हो गया 5 एकम 5। अब देखिए ये किससे कट जाएगा? ये 5 के बाद आपको 6 से कटेगा नहीं क्योंकि 6 तो खैर चेक करना ही नहीं, 6 अभाज्य संख्या है ही नहीं है। अब सीधे चलना है 7 पर, तो 7 से चेक करना है, ये 7 से कट जाएगा, 7 से इसको काटिए, 7 एकम 7, उसके बाद में 7 का 28 और वहां पर 7 का 21, 143 आ जाएगा। अब देखना है कि 143 7 से कटेगा नहीं, 7 से नहीं कटेगा, तो 7 के बाद में आने वाली अभाज्य संख्या कौन है? 8 है नहीं, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है। 11 से अब टेस्ट करेंगे, 11 से चेक करेंगे तो 11 से ये कट जाएगा, 11 एकम 11 और उसके बाद में 11 तिया 33 हो गया। नीचे आपका 13 आया और 13 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 13 को 13 ही काटेगा और कोई संख्या काट ही नहीं सकती है, तो 13 एकम 13। अब इन सभी संख्याओं को जो यहाँ पर साइड में दिख रहा है यही सब अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाएगा। तो फिर आप लिखेंगे नीचे 5005 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में निरूपण और नीचे आप लिखेंगे वही 5005 बराबर करके। अब जो है देखिए यहाँ पर 5 आया हुआ है तो इस 5 को यहाँ पर लिख दीजिए, फिर 7 है 7 को लिखिए, फिर 11 है 11 को लिखिए, फिर 13 को लिख दीजिए। इस तरह यहाँ पर सबको गुणा के रूप में लिख दीजिए। आगे बढ़िए, अब है आपका 7429, तो फिर उसी तरह आप यहाँ पर 7429 को देखिए ये किससे कट जाता है, आइए यहाँ पर दिखाई देते हैं 7429। अब ये चेक कीजिए कि कितना से कट जाएगा, ये 2 से भी नहीं कटेगा, 3 5 7 9 11 और 13 इन सबसे नहीं कटेगा, ये सीधे आपको 17 से कटेगा। आप इसको जांच कर लीजिएगा, 17 से सीधे ये कटेगा। 17 से जब कटेगा तो यहाँ पर आपका आएगा 17 चौका 68, उसके बाद 17 51 और 17 119 यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब ये 437 को आपको काटना है, ये 437 कितना से कटेगा? 17 से तो कटेगा नहीं, नहीं कटेगा। अब ये सीधे 19 से कट जाएगा, इसको 19 से उड़ा दीजिए, तो 19 दूना 38, तब आएगा आपका 43 में से 38 आएगा तो 5 और 5 5 57, 19 या 57, 23 आया और 23 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 23 को खुद 23 ही काटेगा, इसलिए 23 से कम 23 हो जाएगा। अब 17 19 और 23 को गुणनफल के रूप में लाकर यहाँ पर लिख दीजिए। बाकी आप और समय जैसे लिखे वैसे यहाँ पर लिखिएगा कि 7429 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में निरूपण। लिखने के बाद में आप यहाँ पर लिखिए फिर 7429 अब बराबर चिन्ह देकर जो यहाँ पर अभाज्य संख्या आई हुई है, 17 आया है, 19 आया है और 23 आया हुआ है, इन सबको लाकर आप गुणनफल के रूप में लिख दीजिए। यहाँ पर लिखा गया 17 गुना 19 गुना 23। तो आपका ये प्रश्न संख्या बहुत आसानी से हल हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 2 में है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। यानी कि आपको यहां पर एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और एचसीएफ और एलसीएम निकालकर यह जांच करना है कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल यानी कि गुणा करने पर जो रिजल्ट आएगा वो और उन दोनों संख्याओं के गुणनफल आपस में बराबर है। तो इसको हल करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो संख्याएं दी गई हैं उसका तो आप एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा ही निकालेंगे, ठीक रहेगा। तो जो पहली संख्या इसमें है देखिए 26 और 91 है। तो 26 और 91 का तो सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए देखिए हल में आप ऐसे लिखिएगा, एक नंबर देकर 26 और 91 और नीचे लिख दीजिएगा 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड, 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड। अब नीचे आपको 26 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है और 91 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो 26 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 13 होगा। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालना है वो तो आप प्रश्न संख्या 1 में सीख ही लिए हैं। अब यहाँ पर हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बस आपको सिर्फ दिखा देना है कि कैसे आपको इसको एक्सप्लेन करना है, कैसे बनाना है। बाकी तो आप प्रश्न संख्या 1 में सीख ही लिए हैं। तो 26 के आपको सही अभाज्य गुणनखंड निकालकर और यहाँ पर ऐसे आपको अरेंज कर देना, सजा देना है, लिख देना है। फिर नीचे आपको 91 का अभाज्य गुणनखंड लिख
कर यहाँ पर दर्शा देना है। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 13 हो जाएगा और 91 का 7 और 13 हो जाएगा। अब देखिए आपको एचसीएफ निकालना है। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड में और 91 के अभाज्य गुणनखंड में देखना है कि कौन कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ जो दोनों में शामिल है। देखिए यहाँ पर हाईलाइट किया गया है आपको लाल स्याही से, 26 के अभाज्य गुणनखंड में 13 है और 91 के अभाज्य गुणनखंड में भी 13 है, यानी कि 13 दोनों में कॉमन है। यही आपको जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, यानी फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड और कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, यानी कि 13 जो है दोनों में शामिल है। तो जो दोनों में शामिल है उसमें से एक को उठा लेना है और यहाँ पर लिख देना है। अतः 26 और 91 का एचसीएफ 13 हो जाएगा। अब एलसीएम के लिए क्या करना है, देखिए एलसीएम के लिए आप यहाँ पर समझिए। एलसीएम के लिए क्या करना है, जो दोनों में कॉमन है उभयनिष्ठ है उसको आप निकाल लेना है, यानी उसमें से एक आपको निकाल लेना है और यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद से जो कॉमन नहीं है यानी कि जो उभयनिष्ठ नहीं है उसको भी आपको यहाँ पर गुना के रूप में लिख देना है। जैसे कि 2 यहाँ पर सिंगल 2 है तो इसको भी उठाना है और यहाँ पर लाकर गुना के रूप में लिख देना है। फिर ये हो गया 13, तो यहाँ पर कॉमन निकल गया। अब इसमें से 2 बचा हुआ था तो 2 को आप यहाँ पर लिख देंगे। अब आइए 91 में 13 को आपने कॉमन निकालकर यहाँ पर लिख दिया है और जो 7 बचा हुआ है, अब 7 को भी आपको लाकर यहाँ पर गुना कर देना है। अब ये सबको गुना कर दीजिए, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 13, 2 और 7 को गुना करेंगे 13 26 और 26 में 7 से गुना करेंगे तो 182 हो जाएगा। अतः 26 और 91 का एचसीएफ 13 हो गया और एलसीएम 182 हो गया। अब आपको यहां पर सत्यापन करना है, जांच करना है कि जैसे प्रश्न में कहा हुआ था कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या है या नहीं, आपको जांच करना है। तो हम नीचे सत्यापन देंगे, जांच करेंगे, जांच में लिखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी कि सबसे पहले हम पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करेंगे। जांच में लिख देंगे ऐसे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जांच या सत्यापन, दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं। जांच लिख दीजिए या फिर सत्यापन लिख दीजिए। अब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो पहली संख्या 26 है और दूसरी संख्या 91 है। तो 26 और 91 को आप गुना कीजिए। 26 और आप 91 को गुना करेंगे तो 2366 आएगा। मैं यहाँ पे गुना करके दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि गुना भाग करना आपको आता है। वीडियो तो ऐसे ही लंबा हो जाएगा, क्लास तो ऐसे ही लंबा हो जाएगा, गुना भाग करेंगे तो और लंबा हो जाएगा। अतः आप 26 और 91 को जब गुना करेंगे तो 2366 आएगा। अब नीचे आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम को गुना करना है। तो आप नीचे ऐसे ही लिखेंगे एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर, अब जो एचसीएफ आया हुआ देखिए ऊपर एचसीएफ आया था आपको 13 यहाँ पर लिख दीजिए। फिर गुना एलसीएम आपका आया हुआ था 182, तो 182। अब 13 और 182 दोनों को गुना करेंगे तो 2366 आएगा। अब गुना करके देख लीजिएगा। पहली संख्या दूसरी संख्या का गुना किया गया 2366 आया। एचसीएफ और एलसीएम यानी कि उन्हीं दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम को गुना किया गया 2366 आया। अतः अब नीचे लिखेंगे, अतः इस प्रकार स्पष्ट है कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या का। यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था, दिखाना था, बताना था कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अब आपको भाग 2 में, प्रश्न संख्या 2 के भाग 2 में दिया हुआ है 510 और 92। अब 510 और 92 का आप एचसीएफ निकालिए, एलसीएम निकालिए, गुना कीजिए और फिर इन दोनों संख्याओं को गुना कीजिए और देखिए कि ये बराबर हो रहे हैं ये या नहीं है। तो उसी तरह जिस तरह आपने भाग 1 में किया, 2 के भाग 1 में किया, उस तरह आप यहाँ पर भी करेंगे। आप लिखेंगे कि 510 और 92 के अभाज्य गुणनखंड। तो 510 और 92 के अभाज्य गुणनखंड आप यहाँ पर नीचे लिखेंगे। तो इसको मिटा दीजिए, ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। तो 510 और 92 के अभाज्य गुणनखंड। अब नीचे 510 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, यानी 510 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में आप व्यक्त कर देंगे, जो कि होगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। आप करके देखेंगे। फिर आप आइए नीचे 92 का, तो 92 को भी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे, जो यहाँ पर होगा 2 गुना 23। अब आपको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है, दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में से जो जो कॉमन है उसको आपको बाहर निकाल लेना है। तो 510 में 2 आप है, देखिए जो जो कॉमन है उसको हाईलाइट कर दिया गया है लाल स्याही से। तो यहाँ पर देखिए दोनों में 2 कॉमन है, 2 को बाहर निकाल दिया गया है। और देखिए कोई इसमें कॉमन दिख रहा है, नहीं है, यानी कि एचसीएफ यहाँ पर 2 हो जाएगा। 510 और 92 का एचसीएफ 2 हो जाएगा। एलसीएम के लिए आप क्या करेंगे, एलसीएम के लिए जो कॉमन था उसको भी आपने बाहर निकाल लिया, जिससे 2 था दोनों में कॉमन, उसको आप यहाँ पर देखिए बाहर निकाल लिए। और जो कॉमन नहीं है उसको भी आप एक एक करके बाहर निकालते जाइए। 2 का यहाँ पे कोई जोड़ा नहीं लगा, अर्थात कॉमन नहीं मिल रहा है, तो 2 को आप यहाँ पर लिख दीजिए। फिर 3 का भी कोई जोड़ा नहीं लग रहा है, 3 को आप यहाँ पर गुना कर दीजिए। 5 का भी नहीं मिला, 5 को भी कर दीजिए। फिर 17 का नहीं मिला, 17 को भी कर दीजिए। 23 का नहीं मिला, फिर 23 को भी लाकर यहाँ पर कर दीजिए। यानी कि एलसीएम में जिसका जोड़ा लग जाता है तो उस जोड़ा में से एक को बाहर कर लीजिए, और जिसका जोड़ा नहीं लगता है उसको भी आप लाकर यहाँ पर गुना कर दीजिए। अब सबको गुना करके यहाँ पर लिख दीजिए। 2 गुना 2 4, यानी 12, 12 25 60, और 60 में 17 से फिर उसके बाद में 23 से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 23,460। 23,460। तो 510 और 92 का एचसीएफ 2 निकलता है और एलसीएम 23,460 निकलता है। अब नीचे आपको जांच करना है, सत्यापन देना है कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या है या नहीं। तो अब आप लिखेंगे नीचे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर 510 गुना 92। तो पहली संख्या 510 और दूसरी संख्या 92 है, इन दोनों को गुना कर दीजिए, जो 46,920 के बराबर होगा। 46,920 के बराबर होगा।
ये तो हो गया पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब नीचे लिखेंगे एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ की जगह पर आपको एचसीएफ रख देना है, जो कि 2 आपने ऊपर निकाला है, और एलसीएम आपका 23,460 है। 23,460 लिखेंगे। 23,460 और 2 को जब गुना करेंगे तो 46,920 ही आएगा। अब आप देख लिए कि दोनों संख्याओं को गुना करने पर आपको 46,920 आया है, और एचसीएफ और एलसीएम को गुना करने पर भी 46,920 आया है। अब नीचे आप लिखेंगे, अतः इस प्रकार स्पष्ट है कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। जैसे आपको यहाँ पर सब लिखा गया है, इसी तरह जब आप एग्जाम में मैथ बनाएंगे तो बिल्कुल इसी तरह आपको लिखावट वहां पे करना है। बात आप इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से समझ लीजिए, लेकिन लिखावट कैसे करना है आपको इस पर भी ध्यान देना है। इसी तरह आप वहां पर साफ साफ लिखेंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके शॉर्ट स्क्रीन ले लें, या फिर इसका पीडीएफ मौजूद है। पीडीएफ के लिए जो है आपको वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा, जो आपका चार्जेबल है। 35 रुपया पर पीडीएफ आपसे चार्ज किया जाएगा। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो 35 रुपये आपको पेमेंट करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं और आप सीख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको पीडीएफ वगैरह की जरूरत नहीं पढ़ना चाहिए। आपको इस वीडियो से ही काम चल जाएगा। इतना मतलब कि बेहतर तरीका से इसमें एक्सप्लेन किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है। वीडियो लंबा तो हो रहा है, लेकिन सारी बातों को आपको तोड़ कर बताने की कोशिश की जा रही है। अब आगे चलिए। अब प्रश्न संख्या 2 का जो है भाग 3 है। भाग 3 में जो है आपका 336 और 54 है। 336 और 54 का जो है आपका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, फिर जांच करना है। भाग 1 और भाग 2 आप समझ गए, तो इसको आप खुद से भी कर सकते हैं। देखिए आपको करना क्या है, एक प्रश्न को समझ लेना है और समझकर स्वयं जो है दूसरा, तीसरा, चौथा, अन्य सभी प्रश्नों को आपको खुद से बनाना है। यदि आप प्रश्न को खुद से बनाने लगे तो फिर आप खुश हो जाइए कि आपको मैथ आ रहा है, प्रश्न आप खुद से हल कर पा रहे हैं। अब ऐसा ना हो कि सभी प्रश्न आप जो है वीडियो देखकर, क्लास देखकर ही बनाए, नहीं, ये गलत है। आपको अपने आप से भी समझकर बनाना होगा। यहाँ पर तो हम सभी प्रश्न, एक एक प्रश्न को बना दे रहे हैं, लेकिन आपको समझकर खुद से बनाना पड़ेगा। आइए, तो 3 में 336 और 54 है। 336 और 54 की अभाज्य गुणनखंड ऐसे हम लिखेंगे, 336 और 54 की अभाज्य गुणनखंड। हम नीचे 336 के अभाज्य गुणनखंड कर देंगे और 54 का भी अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो 336 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, और नीचे 54 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो हो गया 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है। अब जब अभाज्य गुणनखंड आप लिख लेंगे, अब क्या करना है, आपको देखना है कि दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में क्या क्या उभयनिष्ठ निकल रहा है, क्या क्या कॉमन निकल रहा है। कॉमन को बाहर निकालिए, गुना कीजिए, वही आपका एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे ज्यादा से ज्यादा, बड़ा से बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वही उन संख्याओं का एचसीएफ होता है। तो इसमें देखिए यहाँ पर हाईलाइट किया गया है रेड साइड से, इसमें 2 और इसमें भी क्या है, 2 कॉमन निकल रहा है। इसमें से एक आपने यहाँ पर बाहर लिख दिया, बाकी फिर आप देखिए यहाँ पर 3 है, 3 दोनों में शामिल है। इसमें से एक 3 को आप बाहर निकालिए, बाकी और कुछ नहीं है जो कॉमन निकला। यहाँ पर 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है, इसमें 2 है लेकिन इसका जोड़ा यहाँ पर नहीं है, इसमें 2 है लेकिन इसका जोड़ा इसमें नहीं है, एक और 2 है लेकिन इसमें जोड़ा नहीं है, 3 है, ऐसे करके जोड़ा नहीं लग रहा है। तो फिर आपको जिसका जोड़ा लगा है उसको बाहर निकाल लेना है, गुना कर दिया 2 तिहाई 6, अतः 336 और 54 का एचसीएफ 6 हो जाएगा। फिर एलसीएम के लिए भी आप वही करेंगे, जब कॉमन जो निकलेगा उसको बाहर कर लेना है और जिसका कॉमन नहीं निकल रहा है उसको भी गुना कर लेना है। तो 2 आपका कॉमन निकला है तो 2 को आपने यहाँ पर लिख दिया, फिर 3 निकला है, 3 को आपने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए इसमें 2 का जोड़ा नहीं लगा है तो 2 को आप यहाँ पर लाकर लिख दिए, फिर से 2 का जोड़ा नहीं लगा तो फिर 2 को लाकर यहाँ पर लिख दिए, फिर एक और 2 का जोड़ा नहीं लगा, फिर एक और 2 यहाँ पर लाकर गुना कर दिए। अब आइए 54 में 3 का जोड़ा नहीं लगा तो 3 को लाकर यहाँ पर गुना कर दिए, फिर एक और 3 का जोड़ा नहीं लगा उसको भी लाकर यहाँ पर गुना कर दिए। 336 में 7 का भी जोड़ा नहीं लगा है, 7 को भी लाकर यहाँ पर गुना कर दिए। अब सबको जब आप गुना किए हैं, 2 गुना 3 गुना फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 3 फिर 3 7, तो गुना करने के बाद में टोटल जो आपका रिजल्ट आया है 3424 आया है। सॉरी 3024 आया, 700 नहीं आया है उसमें। अब एचसीएफ भी आप निकाल लिए और एलसीएम भी आप निकाल लिए। अब आपको जांच करना है, सत्यापन करना है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर है एचसीएफ गुना एलसीएम के। इसके लिए आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना कर देना है। तो पहली संख्या 510 है और दूसरी संख्या 92 है। जब गुना करेंगे तो आपको 18,144 प्राप्त होगा। नीचे अब आपको एचसीएफ और एलसीएम को गुना करेंगे। एचसीएफ 6 है, एलसीएम 3024 है। जब 3024 और 6 को गुना करेंगे तो 18,144 प्राप्त होगा। अतः आप देख रहे हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या 18,144 आया और एचसीएफ गुना एलसीएम भी 18,144 आया। अतः नीचे आप लिखेंगे, इस प्रकार स्पष्ट है कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इस प्रकार आपका प्रश्न 2 भी हल हो जाता है। अब चलिए प्रश्न 3 पर। प्रश्न 3 कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभी तो प्रश्न 2 में एचसीएफ और एलसीएम निकाल कर आए हैं, वही तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकाले हैं, वही तरीका आपको यहाँ पर भी डाल देना है। आइए देखिए, फिर भी आप इसको देख लीजिए। जब पूरे प्रश्न को बना ही रहे हैं तो इसको भी क्यों छोड़े, इसको भी यहाँ पर बना ही लेते हैं। ठीक है। अब इसका जो भाग 1 है इसमें 12, 15 और 21 दिया हुआ है। हाँ, इसमें थोड़ा सा अलग कर दिया। ऊपर जो हम प्रश्न संख्या 2 में निकाले हैं, 2 ही संख्याओं का निकाले हैं, इसमें 3 संख्या कर दिया है। तो 12, 15, 21 भाग 2 में 17, 23, 29 और भाग 3 में 8, 9, 25 है। तो चलिए पहला भाग को हम हल करते हैं। प्रश्न 3 का पहला भाग जो है इसमें 12, 15 और 21 है।
इनका अभाज्य गुणनखंड मेथड द्वारा, विधि द्वारा हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो निकालने के लिए क्या कीजिएगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्कुल आपको भी ऐसे ही लिखना है। ये लिखने का अच्छा तरीका यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, कोई शॉर्टकट यहाँ पर नहीं लिया गया है। आप नीचे लिखेंगे 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड। आपको 12, 21 और 15 के अभाज्य गुणनखंड नीचे लिख देना है। जैसे कि 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 लिखा गया है। अब तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2 में अच्छे से समझ लीजिए कैसे अभाज्य गुणनखंड निकालना है और कैसे लिखना है। तो 12 के आप यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए, 2 गुना 2 गुना 3 होगा। फिर 15 का आप लिख लीजिए जो 3 गुना 5 होगा, और 21 का लिख लीजिए जो 3 गुना 17 होगा। अब जब आप इतना लिख लेंगे तो लिखने के बाद में अब आपको एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है। अब यहाँ पर देखिए 3 संख्याएं हैं, 12 और है 15 और है 21। तो अब 12 के अभाज्य गुणनखंड, 15 के अभाज्य गुणनखंड और 21 का अभाज्य गुणनखंड, तीनों में आपको देखना है कि क्या कॉमन है। प्रश्न संख्या 2 में 2 संख्याएं थी तो 2 संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकाले और वहां पर दोनों में देखना था कि कौन कॉमन है। और यहाँ पे 3 है तो 3 में देखेंगे, 4 होगा तो 4 में देखेंगे, 5 होगा तो 5 में देखेंगे। तो यहाँ पर 3 है तो तीनों में देखेंगे कौन कॉमन आ रहा है। मान लीजिए कि 2 में आया और 1 में नहीं आया तो हम उसको कॉमन नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो हाईलाइट किया गया है लाल रंग से, लाल स्याही से, 3 आपको 12 में भी शामिल है, 15 में भी शामिल है और 21 में भी शामिल है। यानी कि 12 के अभाज्य गुणनखंड, 15 के अभाज्य गुणनखंड और 21 के अभाज्य गुणनखंड, तीनों के अभाज्य गुणनखंड में ये 3 शामिल है। इसको आप बाहर लिख लीजिए। बाकी देखिए 2 है तो इन सब में 2 नहीं है, 5 है 15 में तो 12 और 21 में 5 नहीं है, तो अब कोई कॉमन नहीं है। तो 12, 15 और 21 का एचसीएफ आपका 3 हो जाएगा। एलसीएम के लिए वही आपको जो कॉमन निकालना है कॉमन निकाल लीजिए, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकालिए। तो 3 कॉमन आया, 3 को कॉमन निकाल लिए। बाकी जो कॉमन नहीं है जैसे कि 2, 2, 5 और 7, इसका कोई जोड़ा नहीं लग रहा है तो उसको भी आप यहाँ पर लिख लीजिए और उसके बाद से गुणा कर दीजिए तो 42 आएगा। अतः 12, 15, 21 का एचसीएफ 3 होगा और एलसीएम 42 होगा। अब आगे चलिए भाग 2 पर 17, 23 और 29 है। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा भाई, तो 17 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, 17 को और कौन सी संख्या काट सकती है, कोई नहीं काट सकती है। अतः 17 बराबर 17 ही कर देंगे। 23 का 23 हो जाएगा और 29 का 29 ही हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर गुना 1 कर सकते हैं, गुना 1 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा गया, लिखने का कोई इसका मतलब ही नहीं बनता है भाई। एक तो सबसे पहली बात अभाज्य संख्या है नहीं, और 1 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो रिजल्ट वही आएगा, अतः वह लिखना जरूरी नहीं है। आप मत लिखिए, बस हो गया। 17 किससे कटेगा भाई, कौन सी अभाज्य संख्या से कटेगा, 17 से कटेगा, लिख दीजिए। 23 से कटेगा, इसके अलावा कोई और दूसरी अभाज्य संख्या से कटेगा ही नहीं कटेगा। 29 भी किसी दूसरी अभाज्य संख्या से नहीं कटेगी, तो भाई खत्म। यहाँ पर 29 को हम 29 लिख देंगे। अब तो फिर हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन आएगा वही एचसीएफ होगा। इसमें से कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन एक तो आएगा ना, एक इसमें भी शामिल है और एक क्या है, इसमें भी है और एक क्या है, इसमें भी है। याद रखिए एक ऐसी संख्या है जो दुनिया के हर एक संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। तो 17 को भी पूर्णतः विभाजित करेगी, 23 को भी करेगी, 29 को भी करेगी। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा एक ही हो रहा है, ठीक है। इसलिए हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। दूसरे तरीके से आप याद रख सकते हैं कि अगर कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है, अभाज्य गुणनखंड में कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है, तो उन सभी संख्याओं का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अतः आप यहाँ पर 1 लिख दीजिएगा। अब एलसीएम निकालने के लिए तो कुछ कॉमन निकला नहीं, जब कुछ कॉमन नहीं निकला तो बस जो बच जा रहा है उनको गुणा कर दीजिए। तो 17, 23 और 29, नीचे 17, 23 और 29 को गुणा कर देंगे, 11,333 हो जाएगा। आगे चलिए भाग 3 है, 2 के बाद में 3 आएगा, यहाँ पर 2 ही लिखा हुआ है, इसको आप 3 बना लीजिए ऐसे करके। चलिए ये कोई मैटर नहीं करता है। 8, 9 और 25। अब 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 8, 9 और 25 की अभाज्य गुणनखंड, यानी 8 और 9 और 25 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, क्योंकि 8 को काटेंगे तो पहले 2 से कटेगा, 4 आएगा, फिर 4 को काटेंगे, 2 से कटेगा, फिर नीचे 2 आएगा, फिर 2 से कट जाएगा। ये तो आपको बात समझ में आ रही है। अब 9 को जब करेंगे तो 3 गुना 3 हो जाएगा, फिर 5 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 5 हो जाएगा। अब एचसीएफ के लिए आपको कॉमन निकालना है। तो आप देखिए 8 के अभाज्य गुणनखंड में, 9 के अभाज्य गुणनखंड में, 25 के अभाज्य गुणनखंड में कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है। जब कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा तो अंत में आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा एचसीएफ 1। अब एलसीएम में कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, अगर कॉमन निकलता तो कॉमन निकल रहा है यहाँ पर लिख देते, और कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो सबको गुना करते चले जाना, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2। यहाँ पर देखिए एक लाइन से लिख दिया गया। फिर बचा 3 गुना 3, उसको भी लाकर गुना कर दीजिए। फिर यहाँ पर 5 को भी लाकर गुना कर दीजिए। जो कॉमन नहीं निकलता है एलसीएम में उसको लाकर गुना कर दिया जाता है। एचसीएफ में वैसा नहीं, एचसीएफ में जो कॉमन निकलेगा वही हमारा एचसीएफ होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अब सबको जब आप गुना करेंगे तो 1800 हो जाएगा। अतः 8, 9, 25 का एचसीएफ 1 और एलसीएम 1800 हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 एचसीएफ 657, यानी कि इसका मतलब हुआ, शॉर्टकट में लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि 306, 657 का एचसीएफ बराबर है 9 के, दिया है प्रश्न में। तो एलसीएम ऑफ 306 657 ज्ञात कीजिए। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दे दिया, इसलिए थोड़ा इंग्लिश में यहाँ पर बोलना पड़ा है। अब इस प्रश्न को अपने भाषा में समझते हैं। यहाँ पर दिया है कि 306, 657 का मौसम 9 है, तो 306 और 657 का लॉस यानी कि एलसीएम ज्ञात करें। अब यहाँ पर आपको एचसीएफ दे दिया गया है, तो एलसीएम निकालना है।
तो क्या आप 306 और 657 का एचसीएफ आप फॉर्मूला पर निकालेंगे या फिर वही जो नॉर्मल आप बनाते हैं वैसे? नहीं, जब एचसीएफ दिया हो और पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हो तो उसके लिए फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिएगा। इसलिए मैं वीडियो के शुरू में ही बोल दिया कि वे लोग जो इसके पीछे हुए 2 क्लास को मिस कर गए हैं तो जरूर जाकर उस क्लास को देख लें, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई गई हैं जो एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। तो जब हम लोग इस चैप्टर का इंट्रो ले रहे थे तो उसमें आपको बताया गया था कुछ फॉर्मूला एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड। उसमें आपको बताया गया था कि एचसीएफ अगर दिया है तो एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम दिया है तो एचसीएफ कैसे निकलेगा। तो एलसीएम निकालने के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करेंगे और एचसीएफ से भाग कर देंगे। जो पिछले क्लास को पढ़े होंगे उनको ये बात समझ में आ रही होगी, और जो मिस कर गए होंगे उनको थोड़ा परेशानी तो हो ही रहा होगा। इसलिए सबसे पहले वे जाकर पिछले क्लास को देख लें, उसके बाद में ही आकर इस क्लास का स्टडी करेंगे, बेहतर रहेगा। तो चलिए, इसको हल करने के लिए आप सबसे पहले क्वेश्चन में जो नॉलेज दिया हुआ है उसको आप लिखिए कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन में आपको पहली संख्या पता है और दूसरी संख्या भी पता है, तो आप साफ साफ लिख दीजिए पहली संख्या बराबर 306। पहली संख्या 306 है तो आपने यहां पर लिख देना है। उसके बाद में दूसरी संख्या 657 है तो आपने यहां पर लिख देना है दूसरी संख्या बराबर 657। फिर से आपको 306 और 657 का एचसीएफ भी दिया हुआ है, उसको भी लिख देना है। जिस मतलब की डिजाइन में प्रश्न में लिखा हुआ है उसका लिख दीजिए, क्योंकि ये होता क्या है ना कि जल्दी से ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। हिंदी में लिखेंगे इतना इतना का मौसम थोड़ा समय लगता है, तो इसको शॉर्टकट में स्टैंडर्ड तरीका से लिखा गया है। एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9। 306 और 657 का एचसीएफ 9 है। ये तीन बातें आपको प्रश्न में दी गई हैं, तो आपको निकालना है एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। ऐसे लिखकर आप ये साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी व्हाट का चिन्ह यहां पर बना दीजिएगा। दैट मींस इसको निकालना है आपको। तो अब एलसीएम निकालने का फॉर्मूला आपको बताया गया है। एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। मैथ बनाना है अच्छे से आपको, तो फॉर्मूला आप बिल्कुल याद रखिए, बिल्कुल अपने दिमाग में फॉर्मूला को सेट रखिए। जो छोटे मोटे परिभाषाएं हैं मैथ की उसको आप अपने दिमाग में सेट रखिए, अगर आप चाहते हैं मैथ को अच्छे से बनाना। तो अब आप फॉर्मूला लिखिए और फॉर्मूला लिखने के बाद में इस फॉर्मूले पर सभी वैल्यू को लाकर सेट कर दीजिए। तो पहली संख्या पर आपको पहली संख्या रख देना है जो कि 306 है। उसके बाद में दूसरी संख्या पर लाकर दूसरी संख्या पर रख देना है जो कि आपको 657 है। और नीचे आपको एचसीएफ रख देना है जो कि आपको 9 है, वो रख दीजिए। अब ये सारे को आपने अच्छे से लिख दिया। अब लिखने के बाद में अब इसको आपको सरलतम रूप में लिखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं काटना। अगर ये कट रहा है विभाजित हो रहा है तो विभाजित करके उसके बाद में गुणा करके लिख दीजिए। तो आप देखिए नीचे आपका ये 9 है, ये क्या है 9 है। तो 9 से आपको 657 कट जाएगा 73 बार में, क्योंकि आपको ये हो जाएगा 9 सत्ते 63 और उसके बाद में आपका 2 आएगा, 2 पर 7 आप 27 हो जाएगा, 9 का 27। तो यहाँ पर सब लिखा हुआ है बस। तो ये हो गया, कटने के बाद में आपको यहाँ पर 73 हो गया। अब आपको 306 गुना 73 है, 306 में 73 से आप गुना कर देंगे तो 22,338 मिलेगा। अतः 306 और 657 का जो एलसीएम होगा 22,338 होगा। कहीं पर भी आपको पहली संख्या दूसरी संख्या दी गई हो और उसमें से एलसीएम दिया गया हो, एचसीएफ निकालना हो, या एचसीएफ दिया गया हो एलसीएम निकालना हो, तो आप इन्हीं फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा ना हो कि एलसीएम वाला निकालिए एचसीएफ वाला निकालिए, ऐसे करेंगे तो फिर वो आपका जो है बेकार हो जाएगा, वो स्टैंडर्ड तरीका नहीं होगा। जब फॉर्मूला बनाया गया है, फॉर्मूला इसलिए बनाया गया है कि आप जल्दी से जो है मैथ को कैलकुलेट करें और जल्दी से फास्ट जो है आंसर आप रिजल्ट जो है वहां पर दें। अब चलिए अगला प्रश्न हमारा है 5। इसमें आपका है प्रश्न 5 में जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आपको यहां पर जांच करना है कि कोई संख्या है जो 0 पर समाप्त हो सकती है। जैसे कि अगर कह रहा है कि 6 पर पावर n, यानी कि n की जगह पर कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6। जैसे मान लीजिए 6 पर पावर 2 अगर दे दे तो क्या ये 0 पर समाप्त हो सकता है, 36 आएगा। इसी तरह आपका 6 पर पावर 12 भी दे सकता है, तो यानी कि 6 को 12 पर गुना करेंगे तो क्या 0 पर समाप्त होगा। तो इसके लिए आपको बताया गया था कि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तब जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य आए, कम से कम 2 एक बार और 5 भी एक बार आए, तो वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। यानी उस संख्या के अंत में एक 0 जरूर आएगा। अगर 2 बार 2 आए, 2 बार 5 आए, तो उस संख्या के अंत में 0 2 बार आता है। इस पर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोग पहला क्लास लिए इस अध्याय से रिलेटेड। तो जो पिछले क्लास किए होंगे हमारी बात को यहाँ पर अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो अब नीचे हम उन्हीं सभी बातों को लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो दिया हुआ है यहाँ पर जो भी संख्या दी हुई रहेगी, जैसे यहाँ पर 6 दिया हुआ है, हो सकता है कि आपको 8 दे दे, 12 दे दे, 14 दे दे, कुछ भी दे दे, जो भी संख्या आपको दी गई होगी उस संख्या का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 6 के अभाज्य गुणनखंड, तो अब आप नीचे 6 के अभाज्य गुणनखंड लिख दीजिए। 6 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 3। अब देखिए नीचे आपको वे सभी बातों को लिखना होगा जो आप जानते हैं। क्या जानते हैं हम लोग, जैसे कि आप लिखेंगे हम जानते हैं कि, रुकिए मैं इसको हाईलाइट करता हूं, हम दूसरा आपको स्पष्ट दिखाई देगा। हम जानते हैं कि किसी संख्या के अंत में 0 होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 5 अवश्य होना चाहिए, परंतु
6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 5 नहीं है, अतः 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ये बात आपको यहाँ पर लिख देना ताकि आपकी बात यहाँ पर स्पष्ट हो जाए। आप सब जानते हैं कि किसी संख्या के अंत में 0 आने के लिए, यानी कोई संख्या 0 पर समाप्त हो, उसके लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 2 एक बार और 5 एक बार आना चाहिए। अगर वो कम से कम 1 0 पर समाप्त होना चाहता है, तो अगर 2 0 पर समाप्त होना चाहता है तो उसके लिए आपको 2 पर पावर 2 यानी कि 2 दो बार आना चाहिए और 5 2 बार आना चाहिए। ठीक है, तो आप तो देख रहे हो कि 6 का जब अभाज्य गुणनखंड की है, इसमें 2 तो आ रहा है लेकिन 5 एक बार भी नहीं आया है। 5 भी आना चाहिए और 2 भी आना चाहिए, तब जाकर यह संख्या 0 पर समाप्त होती, अन्यथा ये समाप्त नहीं होगी। ये सभी बातें आप ऐसा ही लिख देंगे और लिखने के बाद में लिख देंगे कि अर्थात 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 गुना 13 जोड़ 13 ये एक संख्या होगी, ये संख्या होगी, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर दूसरी संख्या है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 12 गुना 1 गुना 5 भाज्य संख्या क्यों है। यहाँ पर 2 संख्याएं दी गई हैं, मतलब उसको तोड़कर दिया गया है कुछ ऐसे करके। तो आपको तो व्याख्या करना है, व्याख्या करके आपको वहां पे बताना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो सबसे पहले भाज्य संख्या को हम लोग कुछ सेकंड में यहाँ पर समझ लेते हैं। वे सभी संख्याएं जो 1 से विभाजित हो, खुद से विभाजित हो और इसके अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो, वह संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि 6, दुनिया की हर संख्याएं 1 से कटती है और खुद से कटती है, तो जो 1 से कटे और खुद से कटे वो तो अभाज्य संख्या है। लेकिन जो संख्याएं 1 और खुद के अलावा अन्य संख्या से भी कट जाए, जैसे कि 6 1 से कटेगी और 6 से तो कटेगा ही कटेगा, उसके बाद ये अन्य संख्या 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, अतः यह एक भाज्य संख्या है। तो बात समझ में आ गई। भाज्य संख्या होने के लिए वह 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे, अतः उसका जो है स्वयं के अलावा और 1 के अलावा कोई और दूसरी संख्या गुणनखंड के रूप में हो तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। यही बात को आप अपने दिमाग में रखते हुए आप यहाँ पर व्याख्या और आराम से कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको दिया हुआ प्रश्न में व्याख्या यहाँ पर लिख दीजिएगा कि हम लोग हल नहीं कर रहे, व्याख्या कर रहे हैं, आप लिखिएगा व्याख्या और व्याख्या के नीचे लिखेंगे प्रश्न में दिया है कि। अब जो प्रश्न में दिया है उसको लेंगे, तो पहले दिया हुआ है आपको 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13, ठीक है, उसको आप यहाँ पर लिख लीजिए। अब लिखने के बाद में देखिएगा यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि ये बीच में जो है प्लस है और प्लस के इधर देखिए मैं ब्रैकेट से इसको बंद कर रहा हूँ। इसमें 7 11 और 13 ये सब गुना के रूप में है, अगर इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर ये एक संख्या बन जाएगी और जोड़ के इधर दाएं साइड में एक 13 है, तो यहां से और फिर से यहां से यानी ब्रैकेट के अंदर से एक आप कॉमन निकाल लीजिए, जो कॉमन निकल रहा है तो इसमें आपको 13 है और इसमें भी क्या है आपको 13 है, तो 13 देखिए यहाँ पे कॉमन निकाल दिया गया है और फिर ब्रैकेट से बंद करके 7 गुना 11 गुना और ये 13 की जगह पर 1 लिखा गया है, जो ये रेड कलर से हाईलाइट किया गया है, इसका मतलब है कि यहाँ से आपको 13 कॉमन निकाला गया है। जब 13 कॉमन निकल गया तो उसकी जगह पर क्या बचेगा 1 बचेगा, फिर प्लस 13 कॉमन निकल गया तो यहाँ पर 1 बच गया। अतः यहाँ पर जो भी संख्याएं हैं वह संख्या 13 से विभाजित हो रही है, क्योंकि 13 इसका एक गुणनखंड है, गुणा के रूप में यहाँ पर आ गया। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, 13 यहाँ पर गुणा के रूप में आ गया, अतः यह संख्या जो भी हो सकती है 78 75 200 400 2,00,000 जो भी संख्या है वह 13 से तो पूर्णतः विभाजित होगी, तभी तो 13 वहां पर गुणा के रूप में आया है। तो जो संख्या खुद और 1 के अलावा किसी अन्य दूसरी संख्या से कट रही है वह संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। अब इसी बात को आपको यहाँ पर लिख देना है, देखिए जो कि आपको यहाँ पर लिखा गया है। हाँ, ऊपर के वर्णन से इस संख्या का एक अभाज्य गुणनखंड 13 है। ऊपर जो आपने ये सब वर्णन किया है इसे बताया है यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं कि 13 क्या है एक गुणनखंड है, और ये कौन सा गुणनखंड है अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि अभाज्य संख्या है तो अभाज्य गुणनखंड है, अतः यह संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित है। 13 इसका अभाज्य गुणनखंड है तो वह 13 से विभाजित है, उसको आपने यहाँ पर लिख दिया। हम अब नीचे आप लिखेंगे हम जानते हैं कि कोई संख्या 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, जो बात जानते हैं उसको आप यहाँ पर स्पष्ट साफ साफ लिख देना है आपको। अब आप यहाँ पर लिखेंगे अब ऊपर के सभी बातों से स्पष्ट है कि यह संख्या एक भाज्य संख्या है। ऊपर जितने भी आपने वर्णन किया, फिर आपने जो अपनी बातों को यहाँ पर रखा, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो संख्याएं दी गई हैं ये सब के सब क्या है आपका भाज्य संख्या है। अब इसमें एक और भी जो है रूप दिया हुआ था, वो क्या था, ये था, जो कि आप लिखेंगे इस तरह पुनः दूसरी संख्या के लिए, यानी कि दूसरी संख्या का जो है रूप वहां पर दिया गया था, तो आप लिखेंगे पुनः दूसरी संख्या के लिए। प्रश्न में दिया है कि, अब प्रश्न में क्या दिया था, यही है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5, ये प्रश्न में दिया हुआ था। अब फिर आप यहाँ पर ब्रैकेट का इस्तेमाल करके समझ लीजिए, मैं यहाँ पर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ये 7 जितने भी मतलब गुणनफल के रूप में है, ये इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट तक ये सब के सब क्या है गुणा के रूप में है। अब उसके बाद में एक प्लस का चिन्ह है और उसके बाद में 5 है, तो प्लस के इधर और प्लस के इधर यानी कि लेफ्ट में और राइट में। अब देखना है आपको क्या कॉमन निकल रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है प्लस के लेफ्ट में इधर 5 है और प्लस के इधर राइट साइड में भी क्या है 5, यानी कि 5 दोनों में से कॉमन निकल रहा है। तो आप यहाँ पे कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन निकलने के बाद में 7 6
फिर 5 निकल चुका है, तो 5 की जगह पर हमने 1 लिख दिया है, हाईलाइट किया हुआ है। आपको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर समझाने के लिए यहाँ पर हाईलाइट कर दिया गया है। फिर 4 है, 3 है, 2 है और 1 तो पहले से था। फिर प्लस का साइन देकर 5 जब कॉमन निकला है, इस जगह पर 1 बच गया। अब देखिए इसका एक गुणनखंड आपका 5 हो गया, क्योंकि गुणा के रूप में लिखा हुआ है 5, इसका एक गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, अतः यह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है। फिर अब नीचे सभी बातों को लिखेंगे कि ऊपर के वर्णन से इस संख्या का एक अभाज्य गुणनखंड 5 है ना। ऊपर के वर्णन से इस संख्या का एक अभाज्य गुणनखंड कौन है? 5 है। अतः यह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है। जब अभाज्य गुणनखंड है तो 5 से पूर्णतः विभाजित होगा ही होगा। फिर आप नीचे लिखिएगा, हम जानते हैं कि कोई संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। जो भाज्य संख्या के लिए शर्त है उसको आपको यहाँ पर बता देना है कि जब संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कटती है तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। और हमारी जो यहाँ पर संख्या दी गई है इसका एक गुणनखंड 5 है और यह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। अतः ऊपर के सभी बातों से स्पष्ट है कि यह संख्या एक भाज्य संख्या है। ठीक है, इसी तरह आपको एग्जाम में अच्छे से सजाकर बढ़िया से अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है, पूरा मार्क्स आपको मिलेगा। अब चलिए आगे प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, देखिए 7। प्रश्न 7 में कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सानिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? आइए यहाँ पर पहले से कुछ ड्राइंग किया गया है, इस ड्राइंग के माध्यम से समझते हैं कि प्रश्न कह क्या रहा है। यहाँ पर देखिए ये आपका खेल का मैदान है, जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ये आपका खेल का मैदान है, ठीक है ना। अब इस खेल के मैदान के चारों ओर देखिए काला पट्टी जो दिखाई दे रहा है ये आपका जो है सड़क है, मान लीजिए रोड है। अब इसी के किनारे किनारे ये एक सानिया लड़की है और एक रवि है जो दोनों चक्कर काटेंगे। यहाँ पर जो लाल रंग का आपका जो इमोजी दिख रहा है, ये फेस दिख रहा है, यहाँ पर इंडिकेट कर दिया गया कि ये सानिया है जो 18 मिनट समय लेती है चक्कर काटने में, एक बार उसको मतलब कि घूमने में। और ये रवि है जो कि आपका ग्रीन कलर का है, ये रवि 12 मिनट समय लेता है। इस डायग्राम से हम समझेंगे कि इस प्रश्न का अर्थ क्या हुआ। देखिए ऐसे तो मैं आपको बता दूं इस प्रश्न में आप एलसीएम निकालेंगे, 18 और 12 के एलसीएम निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। प्रश्न को समझना जरूरी है कि प्रश्न कह क्या रहा है। इसका आंसर आप बस यूं ही 1 मिनट निकालेंगे, 18 और 12 के एलसीएम करेंगे, आंसर आपका निकल जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे प्रश्न को समझिए। देखिए ये सोनिया है और ये रवि है, दोनों आपको बिल्कुल आमने सामने खड़े, यानी कि एक ही स्थान, मान लीजिए सड़क है तो सड़क के एक किनारे पर ये सोनिया खड़ी है और सड़क के दूसरे किनारे पर रवि खड़ा है, दोनों आमने सामने खड़े हैं। अब दोनों जो है एक ही साथ में चलना शुरू करेंगे, दौड़ेंगे या चलेंगे। सानिया भी इस पर अपना ये धीरे धीरे चलना शुरू करेगी, जैसे भी वो चलेगी, और ये जो रवि है ये अपना जो है रास्ते पर ऐसे चलेगा। तो इन दोनों में ये अंतर है कि सानिया यहां से ऐसे चलेगी, चलते फिर अपनी जगह पर 18 मिनट बाद पहुंची। एक चक्कर लगाने का मतलब ये होता है ना कि एक जगह से जहां से चला गया फिर वहीं पर आकर पहुंचना, एक चक्कर हो गया। तो ये सानिया 18 मिनट का समय लेगी और रवि जो है यहीं से बिल्कुल उसी जगह से चलेगा और चलकर जब वहां पर पहुंचेगा तो उसको 12 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, तो प्रश्न का कहने का मतलब है कि ये दोनों कब, यानी कि कितने समय के बाद, कितने देर के बाद में फिर आमने सामने होंगे, यानी कि प्रारंभिक स्थान पर आकर फिर ये एक दूसरे से मिलेंगे। इसको समझो। देखो सानिया यहां से चलना शुरू करेगी और रवि यहां से चलना शुरू करेगा। मैं इसको फिर साफ कर दूं। रवि अगर यहां से अपना चलना शुरू करता है तो रवि 12 मिनट के बाद में घूमकर अपना प्रारंभिक स्थान पर आ जाएगा। इसको समय कितना लगेगा? 12 मिनट का। और सानिया 12 मिनट में अभी रास्ते में ही रहेगी, अभी उसका एक चक्कर पूरा नहीं हुआ रहेगा। अब सानिया 18 मिनट समय लगाएगी, 18 मिनट जैसे उसका समय लगेगा तो उसका एक चक्कर पूरा होगा, तब तक 18वां मिनट पर रवि जो है एक चक्कर पूरा करके आगे निकल चुका हुआ रहेगा। जैसे ही 18 मिनट के बाद 18 मिनट पर सानिया अपने प्रारंभिक स्थान पर आएगी, रवि 18वां मिनट पर एक चक्कर लगाकर यानी अपना प्रारंभिक स्थान पर आकर आगे निकल चुका हुआ रहेगा, यहाँ पर इन लोगों का मिलन नहीं होगा। अब फिर दूसरा चक्कर, तो रवि 12 दूना 24, 12 में आपको एक चक्कर लगाएगा, फिर दूसरा 12 में दूसरा चक्कर लगाएगा, अर्थात 24 मिनट में फिर रवि अपना जगह पर आकर खड़ा हो जाएगा और सानिया 24 मिनट में अभी घूम ही रही होगी, क्योंकि जब उसका 36 मिनट होगा, जब इसका 36 मिनट होगा तब जाकर वो दूसरा चक्कर पूरा करकर अपना प्रारंभिक स्थान पर आएगी। तब तक 36 मिनट समय लगाएगी सानिया, तब तक कि 36 मिनट बाकी आई 36 मिनट पर तीसरा चक्कर पूरा लगाकर ये अपना जगह पर आकर पहुंच जाएगा। यानी कि 36 मिनट जो है दिख रहा है ना, 36 मिनट जो है इसी पर ये दोनों आकर एक साथ मिलेंगे, क्योंकि 36 मिनट पर सानिया को 18 मिनट के हिसाब से 2 चक्कर पूरा होगा, दूसरा चक्कर पूरा करके आकर अपना जगह पर आकर खड़ी हो जाएगी। और
रवि जो है 12-12 मिनट का चक्कर लगा रहा है, तो 12 या 36 यानी कि तीसरा चक्कर लगाते हैं। यहाँ पर चक्कर से मतलब नहीं है, यहाँ पर ये है कि कितनी देर के बाद में पुनः आमने सामने आएंगे। तो 36 से पहले ऐसा कोई समय नहीं है जिस समय पर ये लोग आकर एक साथ खड़े हो जाए। 24 पर आ रहा है, 24 पर रवि अपने जगह पर आ रहा है, तब तक सानिया अभी घूम ही रही है। हाँ 12 पर है, तो 12 पर अगर रवि एक चक्कर काटकर आ रहा है, तब तक सानिया अभी रास्ते में ही आ रही है। 36 एक ऐसा समय है कि रवि 3 चक्कर काटकर 36 मिनट पर अपने जगह पर आकर खड़ा हो रहा है, और सानिया भी 36 मिनट के बाद में अपने जगह पर 2 चक्कर काटकर खड़ा हो रही है। यानी कि इसका 2 चक्कर और इसका 3 चक्कर पूरा होने के बाद में ये आमने सामने आएंगे और ये हाइलो करेंगे, जो भी अपना अपने कार्य होता प्रारंभिक स्थान पर आकर ये रुक जाएंगे। तो ये सबसे न्यूनतम समय है, यानी कि 36 से कम और कोई भी समय नहीं है जिस पर ये आकर एक साथ खड़े हो रहे हों। अतः यहाँ पर एक न्यूनतम वैल्यू निकालना था, मिनिमम वैल्यू निकालना था। और याद रखिए कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जहां पर अधिकतम मार्क है निकालने के लिए आप वहां पर एचसीएफ निकाल देते हैं, और जहां पर न्यूनतम वैल्यू मिनिमम वैल्यू न्यूनतम मार्क अगर निकालना हो तो वहां पर आप एलसीएम कर देते हैं। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि आप 18 और 12 के एलसीएम कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे समझना था, बहुत बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि भाई क्वेश्चन का क्या रहा है, बस 18-12 के एलसीएम निकाल दिए, लेकिन आज तक वो नहीं समझ पाए हैं कि क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन डायग्राम की मदद से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अभी बिना एलसीएम निकाले हुए ही हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर निकाली कि 36 मिनट के बाद में ये दोनों आमने सामने आकर खड़े होंगे। चलिए इसको हम लोग क्लियर करते हैं। ये पूरा जो है अब बनाना है तो कैसे लिखेंगे, ये डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम में इस मैथ को बनाएंगे तो डायग्राम बनाना नेसेसरी नहीं है। एज ए टीचर हमें आपको समझाना था, एक्सप्लेन करना था, तो मैं ये डायग्राम बनाया और आपको समझाया। आपका यहाँ से सॉल्यूशन करना है, आप सीधे लिखेंगे सॉल्यूशन या हल लिखेंगे, ठीक है ना। ये डायग्राम बनाने की जरूरत है नहीं है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे क्या कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय, यानी प्रारंभिक स्थान पर दोबारा आकर मिलने में कितना समय लगेगा। लिखेगा एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, यानी कि 12 और 18 के एलसीएम, यानी 12 और 18 के एलसीएम आपको निकालना है। कितना आप लिख दीजिएगा। अब एलसीएम आप किसी भी तरीका से निकाल सकते हैं, कई तरीके होते हैं, 3-4 तरीके होते हैं, 2 तरीके होते हैं, उसे आप इसमें निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकाल रहा हूं। तो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे अब 12 और 18 का अभाज्य गुणनखंड, तो 12 का भी अभाज्य गुणनखंड आप नीचे लिख दीजिए और 18 का भी आप अभाज्य गुणनखंड नीचे लिख दीजिए। 12 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3 होगा, 18 का 2 गुना 3 गुना 3 होगा। अब अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो कॉमन निकालेंगे। कॉमन कौन कौन निकल रहा है, तो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो 2 को आप यहाँ पर बाहर कर दीजिए और 3 को भी आप यहाँ पर कर दीजिए। अब जिसका कॉमन नहीं निकल रहा है उसको भी आप गुना कर दीजिए। 2 का कॉमन नहीं निकल रहा है गुना कर दीजिए, 3 का नहीं निकला 3 को भी यहाँ पर गुना कर दीजिए। अब गुना करेंगे 2 3 6 14 12 12 36, यानी कि 36 मिनट आपको समय लगेगा उन लोगों को पुनः अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचने में। नीचे लिख देंगे अतः सोनिया और रवि पुनः 36 मिनट के बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आई होप कि आपको यह मेरा क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो भी कमेंट करके बताइए, नहीं समझ में आया है तो भी कमेंट करके बताइए। मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजिएगा, मैं उस पर जरूर ध्यान दूंगा। पॉसिबल होगा तो वीडियो भी बनाकर भेज दूंगा। अगर आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। एक बात आप हमेशा याद रखिए, बी ऑनेस्ट एंड लेबोरियस, यू विल बी सक्सेसफुल। आप ईमानदार बनो, मेहनती बनो, आप अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में जरूर सफल हो जाओगे। ओके, आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।